तो भैया लास्ट क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक करा था कैपिटल अकाउंट। जी, हम ही कर रहे हैं बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे, वो क्या है। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमने सेकंड अकाउंट बनाया था, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट। जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितने अकाउंट बनते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट से रिलेटेड कंपोनेंट्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए थे। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। बस आज हमें कैपिटल अकाउंट का एक इम्पॉर्टेंट थर्ड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट डिस्कस करना है। तो लाइन वाइज देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट नंबर 1 फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट नंबर 2 borrowings, and component number 3 change in official reserve transaction. It is also known as change in forex reserve। हाँ जी, तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होने वाली ये तीन ट्रांजैक्शंस हैं। तीन ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरिंग्स और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस क्लास में कि बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो टाइप की होती है, एफडीआई और एफआईआई। एफआईआई इज आल्सो नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोनों का डिफरेंस भी बता दिया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, बोरिंग्स। और बोरिंग्स के अंदर हमें बड़ा सिंपल सा याद रखना है। क्या याद रखना है सर? भाई देखो, एक चीज तो याद रखो कि बोरिंग्स इज अ कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, इफ वी गिवन लोन टू अब्रॉड, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री को लोन देते हैं, it will be recorded in the debit side of capital account. Why sir? Because there is outflow of income. Okay, if we receive loan from abroad, yes, if we receive loan from abroad, it will be recorded in the credit side of capital account because there is inflow of income. बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी उनको लोन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड की बात की जाती है। तो बहुत सारे बच्चे लोन रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, लेट टेक एन एग्जांपल। जैसे क्वेश्चन के अंदर आता है, इंडिया रिसीव लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ठीक है जी, लोन रिसीव्ड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। अब ये क्वेश्चन आया, बच्चे बहुत सारे गलती करके इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। क्यों सर डेबिट साइड में क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये लोन लिया है तो देना तो पड़ेगा। देना जब पड़ेगा तब रीपे की बात की जाएगी। अभी के लिए पैसा आ गया ना भैया, तो अभी के लिए पैसा जो आ गया उसको अपनी पॉकेट में रख लो। तो अभी जो पैसा आ गया वो आपके लिए इनफ्लो ट्रीट होगा। जब ये रीपे करने की बात आएगी तब आप उसको पे कर देना, तब उस ट्रांजैक्शन को हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो अभी पैसा आ गया तो इनफ्लो ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है सर, और क्या है? और ये है बेटा कि बोरिंग्स की दो कैटेगरीज होती हैं, जरा ध्यान रख लेना। क्या होती है जी? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग्स। अब ये क्या चीज होती है जी? भाई बड़ा आसान है, आपको तो पता ही है। अगर हम किसी से लोन लेते हैं या देते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको लोन किस पे ऑफर करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट पे।
तो अगर कोई कंट्री लोन ऑफर करती है किसी दूसरी कंट्री को एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अगर उस पर लोन ऑफर करेगी, दिस बोरिंग्स इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। ठीक है जी। जी। और एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग का मतलब क्या होता है सर? बेटा एक्सटर्नल असिस्टेंस बोरिंग का मतलब होता है, द वर्ड असिस्टेंस मींस कंसेशन। हाँ, अरे भाई जरा कुछ कम कर दे हमारे लिए। तो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को लोन ऑफर किया मार्केट रेट पे नहीं, बल्कि एट सम कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आपको बताया जा रहा है कहीं ना कहीं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। लेकिन ये दोनों ही बोरिंग्स का पार्ट है और दोनों ही बोरिंग्स को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, याद रखनी है बात। चलो जी, तीसरी ट्रांजैक्शन पे चल बढ़ते हैं अपनी। तीसरी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 3, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। हाँ जी सर जी, क्या है ये ट्रांजैक्शन? भाई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बड़े अच्छे से याद रखनी है ट्रांजैक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार क्वेश्चंस में आ चुकी है। हाँ, क्या है जी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन? अब आपको तो ये बात पता ही होगी कि जो भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है, लेट्स से आरबीआई इन इंडिया, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेक्स रिजर्व रखता है। ये पता है नहीं पता? क्यों? क्योंकि बैंकिंग के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल बैंक अपने पास क्या रखता है? फॉरेक्स, फॉरेन करेंसीज रिजर्व में रखता है। सर क्यों रखता है ये रिजर्व में? भाई देखो, फॉरेक्स रिजर्व तो रखना पड़ेगा। अगर इंडिया यूएस से कोई सामान इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली सामान जब मंगाएगा इंडिया तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी। हाँ, तो पेमेंट किस में करोगे? गांधी जी नहीं चलेंगे वहां पर जी। अगर आपने वहां से गुड मंगाई है तो इन रिटर्न आपको उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पेमेंट के लिए आपके पास डॉलर्स होने चाहिए। तो फॉरेक्स रिजर्व तुम्हारा काम आएगा। क्यों? क्योंकि तुम ये डॉलर के अंदर पेमेंट करोगे। तो फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करता है सेंट्रल बैंक। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन किया जाता है। इतनी बात भी आपको पता होगी कि कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर नोट इशू करना चाहता है तो उसको नोट इशू करने के लिए भी अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम कुछ मिनिमम अमाउंट अपने पास रखना ही पड़ता है रिजर्व का। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन करेंसीज अपने पास मेंटेन करता है। ठीक है सर। मान लो एग्जाम्पल में, क्या माने जी, मान लो रिजर्व, लेट सपोज आरबीआई के पास रखा हुआ है $10 मिलियन। ठीक है जी। हाँ जी, $10 मिलियन रिजर्व रखा है। तो बेटा इस रिजर्व में चेंजेस तो आएंगे। कैसे आएंगे चेंजेस? भाई दो तरीके हैं चेंजेस आने के। भाई या तो ये रिजर्व बढ़ेगा या ये रिजर्व कम होगा। अच्छा सर, बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा तब जब आरबीआई इस रिजर्व को इंजेक्ट करेगा। इंजेक्ट कर देगा मतलब कि भाई जब तुम करेंसी खरीदोगे यानी फॉरेक्स बाय करोगे तो तुम्हारे पास फॉरेन करेंसीज आएंगी और इससे तुम्हारा रिजर्व बढ़ जाएगा। अच्छा सर, मान लो एग्जाम्पल ले लो भाई कि तुमने 1 मिलियन यूएस डॉलर बाय कर लिए। ठीक है सर, बाय कर लिए। पहले कितने थे? 10 मिलियन थे। 10 मिलियन मिला के फिर कितना हो गया सर? 11 मिलियन हो गए। तो भाई अब टोटल आपके पास रिजर्व है $11 मिलियन। यही है ना? हाँ जी। तो बेटा 10 था ना, 10 में एक ऐड करा, 11 हो गए। कितना चेंज आया? 1 मिलियन का चेंज आया। तो यही तो ट्रांजैक्शन है कि ये जो $1 मिलियन आरबीआई ने बाय करे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। यही तो ये ट्रांजैक्शन कह रही है, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन और चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व।
आरबीआई के द्वारा जो भी फॉरेक्स रिजर्व बाय और सेल किया जाता है, उस ट्रांजैक्शन को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। टोटल अमाउंट नहीं, जितना चेंज आएगा। तो यहां पर $1 मिलियन अगर आरबीआई ने बाय किया है, तो $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन को कंट्री के कैपिटल अकाउंट बीओपी में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड कहां करूं सर? भाई देख, करेंसी खरीदी है ना, हाँ डॉलर खरीदे, तो अपने पास से आउटफ्लो हो गया। यानी ये बात सीधी याद रखो, अगर तुम इंजेक्ट करते हो, ठीक है जी, क्या करते हो, इंजेक्ट बाय करते हो फॉरेक्स रिजर्व, तो सीधा सीधा याद रखो डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी, चलो। और क्या है जी, दूसरी सिचुएशन बेटा बिल्कुल सिंपल है। जैसे इंजेक्ट किया है, रिजर्व बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया? फॉरेन करेंसी खरीदी, रिजर्व बढ़ गया। जितना रिजर्व बढ़ा उतना तुमने रिकॉर्ड कर दिया। तो बेटा जरूरी थोड़ी हर बार खरीदोगे, हालात कभी खराब भी तो होते हैं। यानी सेकंड पॉइंट है विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। यानी आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वो उसने बेच दिया जी, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व बेच दिया। हाँ सर, कितना बेचा? लेट सपोज $5 मिलियन बेच दिए, $5 मिलियन। अच्छा सर, कितने थे? 11 हो गए थे सर, 10 पड़े हुए थे। 10 के बाद इसने एक और खरीदा था, तो टोटल 11 मिलियन हो गए थे। बेटा 11 में से 5 माइनस कर दो। ठीक है सर, माइनस कर दिए। अब कितना अमाउंट बचा? सर 6 मिलियन का रिजर्व अभी भी आरबीआई के पास है। हाँ बेटा, 6 मिलियन का रिजर्व है। पहले कितना था? 11 का था। 11 से 6 में कितना डिफरेंस आया? सर 5 मिलियन का डिफरेंस आया। तो बेटा आरबीआई ने ये जो $5 मिलियन की ट्रांजैक्शन करी है, ये $5 मिलियन का जो रिजर्व विड्रॉ करा है अपने ऑफिशियल रिजर्व में से, it will be recorded in the capital account of BOP। भूलना नहीं यार बिल्कुल भी। देखो, तो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये ऑफिशियल रिजर्व जो आरबीआई अपने पास मेंटेन करता है, उस रिजर्व में होने वाले चेंजेस को हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब बेटा सीधी सी बात है, कैपिटल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो बेटा क्रेडिट में रिकॉर्ड करना जी। जब फॉरेक्स रिजर्व कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, और जब फॉरेक्स रिजर्व बाय होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करना। तो ये ट्रांजैक्शन मत भूलना, बड़ी काम आने वाली है अभी आगे। ठीक है सर जी, अब चलते हैं आगे। ठीक है सर, बताओ जी कहाँ चले? नेक्स्ट टॉपिक देखो भाई, आपने एक चीज तो समझ ली कि बीओपी में ये दो साइड्स हैं, एक डेबिट है और एक क्रेडिट है। बेसिकली क्रेडिट हमने इनफ्लो ऑफ फंड्स को बोला है, और हमने डेबिट आउटफ्लो ऑफ फंड्स को बोला है ना जी? तो पूरे चैप्टर में ये पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही। मान लो कंट्री का बीओपी और बीओपी के दोनों साइड, यहाँ पे भी 10,000 करोड़ है और यहाँ पर भी 10,000 करोड़ है। दोनों साइड बैलेंस हो गई। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इस सिचुएशन को बोलते हैं बैलेंस्ड बीओपी। हाँ जी, कंट्री का बीओपी अकाउंट बिल्कुल बैलेंस है, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट, इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर है। बढ़िया है ना? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया, अच्छा है, बैलेंस होगा तो। जरूरी तो नहीं है ना बेटा बीओपी हमेशा बैलेंस रहे, आज ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो बीओपी अनबैलेंस भी हो सकता है, और इट इज ऑल्सो नोन एज डिस इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। कब? when debit is not equal to credit, when inflows are not equal to outflows। हाँ, when receipt is not equal to payment। कुछ भी वर्ड यूज कर लो, हाँ, इनफ्लो is not equal to outflows, और receipts is not equals to payments। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन होती है कि कंट्री के इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर नहीं है, तो हमारा बीओपी बैलेंस नहीं है। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या होगा? तो बेटा जब भी डिस इक्विलिब्रियम होता है तो दो सिचुएशन अराइज होती हैं। कितनी सिचुएशन? टू सिचुएशन अराइजेस। देश या तो इसमें होगा या इसमें। सर किसमें? मान ले भाई
इनफ्लो में 10,000 करोड़ है, ठीक है भाई, और आउटफ्लो में मान लो अज्यूम कर लेते हैं 8,000 करोड़ है। हाँ तो सर इनफ्लो ज्यादा है, हाँ भाई इनफ्लो ज्यादा है, बैलेंस तो नहीं है, नहीं जी बैलेंस नहीं है। When inflow is more than outflow, this situation is known as BOP surplus। जी, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, बीओपी सरप्लस कहते हैं सर, जब रिसीट ज्यादा होती है। कई बार पढ़ा है हमने तो ये बात, आपको अच्छे से पता है, जब इनकम साइड ज्यादा होती है तो उसको सरप्लस बोलते हैं। और सर इसके अगर अपोजिट हो गई, यानी इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। हाँ इस बार इनफ्लो सिर्फ 8,000 का है और आउटफ्लो है 10,000 करोड़, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज बीओपी डेफिसिट। ठीक है सर, तो आसान है। हाँ जी, तो बीओपी में 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। बीओपी कैन बी बैलेंस, बीओपी कैन बी इन सरप्लस, बीओपी कैन बी इन डेफिसिट। इट डिपेंड्स ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कंट्री। ओके, तो अब क्या बात थी, बात ये है भाई कि जो पिछली ट्रांजैक्शन बताई है, कौन सी, ऑफिशियल रिजर्व वाली, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो बताई है आपको, उसमें देखो क्या मजे का क्वेश्चन बनता है। वो बोलता है जी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो होती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ जी बीओपी में क्या है। हाँ, ये ट्रांजैक्शन क्यों कर रहा है आरबीआई, ये बाय सेल करेंसी का क्यों कर रहा है, क्या मोटिव है इसके पीछे। तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, तो बहुत आराम से समझना। देखो एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड, खरीदना बेचना चलता है, क्यों चलता है सर, भाई प्रॉफिट कमाना है। हाँ सर प्रॉफिट के लिए तो करते हैं, लेकिन ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, फॉरेन करेंसीज को खरीदना बेचना आरबीआई के द्वारा, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव तो नहीं है। तो आरबीआई ये ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्यों करता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो हम इसका आंसर लिख रहे हैं कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन हमारे बीओपी को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इट हेल्प टू बैलेंस बीओपी अकाउंट। कैसे सर, बीओपी को कैसे बैलेंस कर देगी ये? मान लेते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा है। चलो जी चलो मान लो, क्या माने सर, सरप्लस हो गया जी बीओपी में। हाँ बीओपी में क्या हो गया, सरप्लस। कैसे सरप्लस सर, ये 10,000 की साइड है आपकी इनफ्लो वाली, यही एग्जांपल यहाँ ले रहे हैं हम, ठीक है जी, और 8,000 आपका आउटफ्लो है। हाँ सर ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बीओपी बैलेंस हो जाए। ठीक है सर बैलेंस कर देंगे, कैसे बैलेंस होगा, भाई 8,000 वाली ट्रांजैक्शन बढ़कर 2,000 हो जाए, तो दोनों साइड पे 10,000 हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2,000 यहाँ पर 2,000 बढ़ा दूं तो ये 10,000 हो जाएगा। तो क्या करूं, भाई आरबीआई आएगा ना यहाँ पर। अच्छा आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई आके कहेगा हाँ जी फॉरेक्स रिजर्व रखा हुआ है मेरे पास, रियाल, दिनार, पाउंड, यूएस डॉलर, यूरो सब रखा है। ऐसा करो यार इस रिजर्व में से ना, हाँ कुछ अमाउंट विड्रॉ कर दो। विड्रॉ बताया था ना पीछे भी, यानी कुछ रिजर्व बेच दो। सॉरी 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 सॉरी, इस सिचुएशन में आरबीआई कहेगा थोड़ा सा रिजर्व खरीद लो। हाँ जी सॉरी, खरीद लो। क्यों खरीद लो, क्योंकि भाई आउटफ्लो 8,000 है और इनफ्लो 10,000 है, यानी हम सरप्लस में, हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है, हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है जो हम खर्च कर सकते हैं। कितना खर्च कर सकते हैं, भाई ये देखो ना, इसको बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 2,000 चाहिए, यही करेगा आरबीआई, 2,000 करोड़ का फॉरेक्स रिजर्व बाय कर लेगा। हाँ मार्केट से डॉलर, यूरोस, पाउंड्स खरीद लेगा। अच्छा सर, तो सरप्लस है, सरप्लस चल रहा है, तो सरप्लस की सिचुएशन में ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन में आरबीआई क्या करता है, व्हेन देयर इज अ सरप्लस इन बीओपी, आरबीआई शुड बाय फॉरेक्स रिजर्व टू बैलेंस बीओपी।
तो सर अगर 2000 करोड़ का यहाँ पे इसने फॉरेक्स रिजर्व खरीद लिया तो बैलेंस कैसे हुआ? बेटा बाय किया ना, अभी तो बताया था। जब बाय करते हैं तो कौन सी साइड बढ़ती है? डेबिट साइड बढ़ती है। तो कितने का बाय करा? 2000 का बाय करा, तो बेटा ये वाली साइड 2000 बढ़ जाएगी ना। ये 10,000 थी, ये भी 10,000 हो जाएगी। दोनों साइड्स 10,000 हो गई, आपका बीओपी बैलेंस हो गया। यानी जो 2000 करोड़ कम पड़ रहे थे आउटफ्लो में, तो आरबीआई ने अपने पास से क्या किया? 2000 करोड़ का रिजर्व खरीद लिया, जिससे 8,000 की जो ट्रांजैक्शन थी उसमें 2000 करोड़ रुपए और आउटफ्लो हो गए और दोनों साइड बैलेंस हो गई। तो भाई एक बात खुद सोचो ना, आरबीआई ने जो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व खरीदा वो क्यों खरीदा? आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ बीओपी को बैलेंस करने के लिए खरीदा है। चलो एक एग्जांपल और समझ लो, डेफिसिट वाला। हाँ, डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट। हाँ जी, मान लो बीओपी में डेफिसिट है। हाँ जी सर, डेफिसिट है मतलब हो गया इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। हाँ जी सर, यही है। हाँ, तो भाई अब पैसे की जरूरत है, इनफ्लो की साइड को बढ़ाना पड़ेगा अगर तुम्हें इनको बैलेंस करना है। जी, मान लो, चलो एग्जांपल ले लो, इनफ्लो की साइड में 5000 करोड़ है और आउटफ्लो की साइड पे है 7000 करोड़। हाँ, तो सर अगर इसको बैलेंस करना है तो ये इनफ्लो वाली साइड को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा? सर 2000 करोड़ और आ जाए कहीं से तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब ये कहां से करे? जो ट्रांजैक्शन होनी थी वो तो हो गई। आरबीआई आएगा ना, आरबीआई कहेगा रुको भाई रुको, हमारे पास कुछ ऑफिशियल रिजर्व रखा हुआ है। ऐसा करते हैं, हमें 2000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, क्यों ना ऐसा करते हैं अपने ऑफिशियल रिजर्व में से 2000 करोड़ का रिजर्व बेच देते हैं। बेचकर इनफ्लो होगा और इनफ्लो होकर 2000 करोड़ रुपए इस साइड में ऐड हो जाएंगे और 7000 करोड़ रुपए आपका इनफ्लो और 7,000 करोड़ रुपए आपका आउटफ्लो, दोनों साइड हो गई बैलेंस। तो बड़े सिंपल सी बात समझनी है कि ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है बीओपी में, जिसका मोटिव होता है बीओपी को बैलेंस करना। जी, जिसका मोटिव क्या है? बीओपी को बैलेंस करना। ठीक है जी। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने रिकॉर्ड कर लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका जो है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? अगर सरप्लस होता है तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है वो फॉरेन करेंसीज बाय करेगा। किसमें? हाँ, बीओपी अगर सरप्लस में है ऑलरेडी तो आरबीआई यहां पर फॉरेक्स करेंसी बाय करना शुरू कर देता है। और अगर बीओपी डेफिसिट में चल रहा है तो आरबीआई इस तरह से रिजर्व ट्रांजैक्शन करेगा कि आरबीआई उसमें से कुछ रिजर्व बेच देगा। जी, ये फॉरेक्स रिजर्व है जो आरबीआई बाय और सेल करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ बीओपी। और ये बाय और सेल कर कर एट द एंड हमें जाना कहाँ होता है? एट द एंड हमें बीओपी को बैलेंस करना होता है, जिससे आपका बीओपी बैलेंस हो जाता है। तो ये छोटा सा चार्ट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो भैया ये हमारा टॉपिक हुआ डेफिसिट बीओपी, सरप्लस बीओपी और इक्विलिब्रियम इन बीओपी। ये सारा हमने इसके अंदर पढ़ा और मैंने आपको बताया किस तरह से अनबैलेंस्ड बीओपी को आरबीआई ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन की हेल्प से पॉसिबिलिटीज हैं कि वो उसको बैलेंस कर लेगा। ठीक है सर। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, कौन से लास्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई इस चैप्टर के। क्या टॉपिक है? ऑटोनॉमस आइटम्स एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ये क्या चीज है भाई? बड़ी आसान चीज है, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। ये आइटम्स भाई, एक तो चीज याद रखो, ये आइटम्स जो मतलब है ना, बार बार आइटम मीन्स यार ट्रांजैक्शन है। हाँ, आइटम मीन्स ट्रांजैक्शन। तो कौन सी होती है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस और कौन सी होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस? बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर अंडरटेकन for the motive of profit maximization।
यस, ये वो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, वो सारी ट्रांजैक्शंस जो आप बीओपी में करते हो, जो दो कंट्रीज आपस में करती हैं, दो कंट्रीज के रेसिडेंट्स आपस में करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर कोई एग्जांपल? हाँ भाई लो, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी एक्सपोर्ट ऑफ गुड। तो गुड क्यों बेचते हो आप? फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, आपने फॉरेन कंपनी के शेयर्स बाय करे, क्यों करे? फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये ट्रांजैक्शंस ऑटोनोमस हो गई। अच्छा सर, तो अकोमोडेटिंग क्या होती है? भाई ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे आर अंडरटेकन टू कवर सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी अकाउंट। हाँ, इन ट्रांजैक्शंस को हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसको करने का हमारा मोटिव होता है हमारे सरप्लस को या बीओपी में जो डेफिसिट, जो मैंने आपको अभी बताया, अनबैलेंस सिचुएशन ऑफ बीओपी, उसको कवर करने के लिए ये ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, सरप्लस को या डेफिसिट को कवर करने के लिए। अच्छा, यानी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता इन ट्रांजैक्शंस का। ठीक है सर, पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। ये ट्रांजैक्शंस कौन सी? ये इंडिपेंडेंट नेचर की होती है, इंडिपेंडेंट। जी, यानी ये ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंट होती है। हाँ, और इन्हीं ट्रांजैक्शंस की वजह से मेरा बीओपी सरप्लस में भी आता है और डेफिसिट में भी जाता है। तो अगर भैया कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भैया ये बीओपी अनबैलेंस होता क्यों है, तो आप बड़ा सिंपल से रीजन लिखेंगे, बीओपी अनबैलेंस होता है ड्यू टू ऑटोनॉमस आइटम्स। हाँ, ऑटोनॉमस आइटम। ऑटोनॉमस आइटम्स मैंने बता दिया आपको, वो सारी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती है। तो कभी कभार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर आपको सरप्लस हो जाता है, और प्रॉफिट नहीं हुआ तो भैया लॉस होगा, लॉस के अंदर डेफिसिट हो जाता है। तो सरप्लस और डेफिसिट में हमारा बीओपी जो जाता है, उसके पीछे एक मेजर रीजन कौन है? ऑटोनॉमस आइटम्स। यानी ये वाली ट्रांजैक्शंस हमारे बीओपी को कभी बहुत पॉजिटिव कर देती हैं और कभी हमारे बीओपी को माइनस में भी ले आती हैं। ठीक है सर, ये ट्रांजैक्शन, हाँ, ये ट्रांजैक्शन डिपेंडेंट होती है ऑन बीओपी। ये बीओपी की सिचुएशन पर पूरी पूरी डिपेंडेंट है, यानी ये जैसी बीओपी की सिचुएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रांजैक्शन की जाएंगी। सर कैसे? हाँ, इसका काम जैसे काम बिगाड़ना है, यानी मेरे बीओपी को अनबैलेंस करना है, तो भैया जैसे काम बिगाड़ रहा है ऐसे इसका काम है काम बनाना। मतलब जो पाप ऑटोनॉमस आइटम करती है, उन पाप पर जो मरहम का काम है वो अकोमोडेटिंग आइटम करती है। कैसे करती है? कि इसका मोटिव है बीओपी को बैलेंस्ड करना। यस, मेरा बीओपी अकाउंट बैलेंस्ड हो जाए, उसके पीछे जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ओके 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 ओके, अब दिमाग में एक चीज क्लिक हो रही है कि अभी पीछे आपने एक ट्रांजैक्शन हमें बताई थी। कौन सी ट्रांजैक्शन? ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। हाँ हाँ हाँ, तो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन इसका एग्जांपल है। यस एग्जैक्टली, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो आरबीआई फॉरेक्स खरीद रहा है और बेच रहा है। क्यों खरीद रहा है बेच रहा था? बीओपी को बैलेंस करने के लिए। तो ये आरबीआई का फॉरेक्स खरीदना बेचना, ये कौन सी नेचर की ट्रांजैक्शन है? वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं। बिल्कुल। तो मेरा बीओपी जो अनबैलेंस होता है उसका रीजन ड्यू टू ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन, और मेरा बीओपी जो बैलेंस हो रहा है उसके पीछे रीजन है ड्यू टू अकोमोडेटिंग आइटम्स। डिफरेंस पॉइंट हो रहे हैं। अगला पॉइंट कहते हैं जी, autonomous item is also known as above the line transactions. Alternative name or accommodating transaction is also known as below the line transactions. जी, ट्रू फॉल्स आते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना। अबव द लाइन ऑटोनोमस को,
और बिलो द लाइन अकोमोडेटिंग को। लास्ट पॉइंट इनके डिफरेंस का, आपने ये चीज देख ही ली, मैंने यहाँ विजिबल आइटम लिखा है। विजिबल आइटम कौन से अकाउंट में आता था? करंट में। और एफआईआई कौन से अकाउंट में आता था? कैपिटल में। तो इसका मतलब ऑटोनॉमस आइटम बीओपी के दोनों अकाउंट्स में मिलेंगे आपको। इट टेक प्लेस इन बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। यस, ये ट्रांजैक्शंस ऑटोनॉमस आपको बीओपी के करंट अकाउंट में भी मिलेंगी और कैपिटल अकाउंट में भी मिलेंगी। ठीक है सर। और अकोमोडेटिंग, भाई अकोमोडेटिंग का एग्जांपल मैंने आपको दिया ना, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन। तो ये कोई करंट में तो आती नहीं है, ट्रांजैक्शन तो कैपिटल में आती है। हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन सिर्फ आपको कैपिटल अकाउंट में ही मिलेंगी। इट टेक प्लेस इन कैपिटल अकाउंट ओनली। तो यहां पर आकर ये हमारा डिफरेंस क्लियर हो जाता है। तो बड़े आराम से समझनी है सारी बात। दोनों अकाउंट मेंटेन होने के बाद जो हमने आगे क्वेश्चन पढ़े वो क्या थे कि बीओपी इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनइक्वल कब होगा। तो बिल्कुल सीधी सी बात याद रखनी है, बीओपी के अनबैलेंस होने का रीजन ये भाई साहब है ऑटोनॉमस, और बीओपी के बैलेंस होने का रीजन है अकोमोडेटिंग भाई साहब। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन की वजह से सरप्लस और डेफिसिट दोनों हो जाता है, ठीक है जी, ऑटोनॉमस से। और अकोमोडेटिंग का काम होता है सरप्लस और डेफिसिट को कवर करना, यानी बीओपी को बैलेंस करना। कैसे करता है वो मैंने आपको पहले बता दिया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी बनता है, कई बार पूछा भी जाता है, इज बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड? हाँ, ये क्वेश्चन आता है, भाई क्या बीओपी अकाउंट जो बनाते हैं हम, क्या वो हमेशा बैलेंस रहता है? तो जरा ध्यान से सुन लो भाई, दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि बीओपी हमेशा बैलेंस रहता है या नहीं। हम कहते हैं नो, नहीं रहता हमेशा। ऑलवेज वर्ड है ना, तो उसका मतलब ऑलवेज मतलब हमेशा हो गया, और हमेशा का मतलब हो गया कि किसी भी एक सिंगल सिचुएशन में अनबैलेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सेंस, जो कि हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, अगर हम इकोनॉमिक सेंस की बात करें, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, there is a possibility of balanced BOP। हाँ जी, इकोनॉमिक सेंस कहता है पॉसिबिलिटी है, बीओपी बैलेंस हो जाएगा, हो जाता है। पॉसिबिलिटी को होना और हमेशा होने में तो बहुत डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक सेंस कहता है हाँ जी हाँ, बीओपी बैलेंस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। कैसे होगा? जो अभी रीजन बताया, कौन सी ट्रांजैक्शन? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो अकोमोडेटिंग के रीजन से हम ये कह सकते हैं कि हाँ बीओपी बैलेंस होता है। लेकिन यार यहाँ पर तो वर्ड ऑलवेज बैलेंस आ रहा है, तो ऑलवेज बैलेंस का मतलब हर टाइम होगा, लेकिन इकोनॉमिक सेंस ये नहीं कहता कि हमेशा बैलेंस रहता है। तो इकोनॉमिक सेंस की दूसरी साइड भी आपने देखी होगी, जिसको आपने क्या कहा था? डिस इक्विलिब्रियम इन बीओपी। वो इकोनॉमिक सेंस ही तो बता रहा है कि कभी आप सरप्लस में और कभी आप डेफिसिट में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ये हमेशा बैलेंस रहता है, तो आप नो लिखकर अपना रीजन दे सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक सेंस ये नहीं कहता कि बीओपी कभी बैलेंस नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है बैलेंस होने की, लेकिन इकोनॉमिक सेंस ये नहीं कहता कि बीओपी ऑलवेज बैलेंस्ड। अच्छा, अगर तुमने ये आंसर नहीं लिखना तो भाई ये वाला लिख लेना, मतलब दोनों में से कोई सा भी। हाँ हाँ हाँ, दोनों में से कोई सा भी। और ज्यादा ही लिखने का मन करे तो दोनों लिख देना, बीओपी ऑलवेज बैलेंस। अब मैं इसका आंसर लिख रहा हूं यस, हाँ जी होता है। अच्छा जी, कैसे होता है? अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सेंस। हाँ, अब मैं थोड़ा सा बीओपी को इकोनॉमिक सेंस से बाहर आकर चेक कर रहा हूं। कौन से सेंस से? अकाउंटिंग सेंस। आपको पता है बीओपी में हमने अकाउंट बनाया, डेबिट और क्रेडिट साइड होती है। हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे जानते ही हैं इस बात को बहुत अच्छे से। लेकिन अब अकाउंटिंग सेंस से कैसे हो गया? अरे तो भैया तुमने 12th में बुक ना पढ़ी, डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहती है? अकाउंट्स, अकाउंट्स कहती है एक
सिंगल एंट्री जो भी करते हैं हैज टू इफेक्ट्स, उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट को जाता है और एक क्रेडिट को जाता है। हाँ, 10,000 की गुड्स खरीदी तो 10,000 रुपए की गुड्स खरीदी तो 10,000 रुपए की गुड्स का स्टॉक आ गया और क्या गया, 10,000 रुपए कैश चले गए। दोनों साइड में 10,000 ही तो आ गया। यानी ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो कि अकाउंटिंग सेंस कहता है, जिसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग बच्चों को पढ़ाई जाती है, कि हर एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो अगर एक एंट्री पास होती है तो उसका डेबिट में भी रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड किया जाता है। अगर मैं इसको अकाउंटिंग सेंस लगाकर देखूं तो बीओपी हमेशा बैलेंस रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों सेंस के अकॉर्डिंग आंसर बता दिया है। आप इसके फेवर में आंसर लिख सकते हैं या अनफेवर भी लिख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि वो किसी पर्टिकुलर सेंस को लेकर आपसे पूछता है क्वेश्चन, और अगर किसी पर्टिकुलर सेंस को लेकर नहीं पूछता तो आप दोनों बात भी लिख सकते हो। तो ये बात हमने अच्छे से याद रखनी है। अब मैं आपको जाते जाते बस एक न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बता रहा हूं, क्योंकि हमारे सैंपल पेपर्स में इसके न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं एमसीक्यूज पैटर्न में। तो आप ध्यान रखिए हम बीओपी को कैसे बनाते हैं। बैलेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, यहां से अच्छी बात पता है क्या है, यहां से आपको बीओपी पूरा पता भी चल जाएगा। चलो सर बताओ, पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी, ट्रेड बैलेंस, याद होगा बीओटी। फर्स्ट पार्ट में बताया था, बिल्कुल छोटा सा पार्ट बीओटी। सर कैसे निकालते थे भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहां पर जो अमाउंट निकल जाए लिख दो, पॉजिटिव आए पॉजिटिव, नेगेटिव आए नेगेटिव। ठीक है सर। बीओटी यानी विजिबल हो गया, गुड्स हो गई। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद आती है नेट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल किसको बोलते हैं भाई, सर्विसेज को बोलते हैं जी। हाँ, कितनी एक्सपोर्ट करी माइनस कितनी इंपोर्ट करी, यहां पर उसका बैलेंस। सही है सर, बढ़िया। गुड आ गई, सर्विस आ गई। तीसरी ट्रांजैक्शन बीओपी का, बिल्कुल पार्ट वन की बात कर रहा हूं। बीओपी में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं जो बताया था, वही ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो यहां पे आगे वर्ड लगा लो नेट, और करंट ट्रांसफर भी हो सकता है वर्ड। तो नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, कितना आपको वहां से मिला और कितना आपने उनको दिया। अब ये चीज ध्यान रखना भाई, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम लिख रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में एक्सपोर्ट ऑफ गुड हो और इंपोर्ट ऑफ गुड ना हो, तो टेक इट जीरो। ऐसे ही यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम तो दे रखा है लेकिन टू नहीं दे रखा, तो फ्रॉम की वैल्यू ले लेना, टू की जीरो पुट कर देना। नेट लिखा हुआ है तो नेट का मतलब ये है कि दोनों को डिडक्ट करके हमने बताया है। ठीक है जी, नेट नेट। तो यहां पर हमारा इसका भी अमाउंट आ गया। तीनों अमाउंट को ऐड कर दो, क्यों सर, क्योंकि तीनों अमाउंट को ऐड कर कर एक अकाउंट का बैलेंस निकलता है। कौन सा अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैलेंस जी। तो यहां से आपको करंट अकाउंट का बैलेंस मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ही भैया आगे कैपिटल अकाउंट की सिचुएशन है। कैपिटल अकाउंट में आप चलते हो तो डी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। डी ट्रांजैक्शन में आपके पास आ जाएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि कैपिटल अकाउंट का एक कंपोनेंट है। कैसे, फ्रॉम माइनस टू, फिर बोरिंग्स आ जाएंगी आपके पास, लोन, रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, जिसको आप नेट बोरिंग्स कह सकते हो, अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में आपकी ट्रांजैक्शन आ जाएगी ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर सेल और बाय का प्रोसीजर है, जो सेंट्रल बैंक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन करेगा, जब उसको लगेगा कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या बाय और क्या सेल करना चाहिए। ठीक है जी, इन तीनों को आप प्लस कर दोगे, आपका बैलेंस आ जाएगा। कौन सा बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट
बैलेंस, ठीक है जी। और इन दोनों बैलेंस को प्लस कर देंगे तो आपको आपका बीओपी बैलेंस पता चल जाएगा, ठीक है जी। करंट प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ बीओपी, ठीक है जी। तो ये एक फॉर्मेट है आपके सामने, छोटे छोटे क्वेश्चन से ध्यान रखना। अच्छा, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था, मान के चल लो यार, देखो एक लास्ट बात है, बस मान के चलो। ट्रेड बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, ट्रेड बैलेंस। हाँ सर, ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ सर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बार बार बता रहा हूं भाई मैं, इसलिए भूल मत जाना। कभी तुम बच्चे जो है ना, ट्रेड बैलेंस में और करंट अकाउंट बैलेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये करंट अकाउंट बैलेंस लिखा हुआ है ना, तो करंट अकाउंट बैलेंस निकालने के लिए तुमने इन तीन को ऐड करा है, और ट्रेड बैलेंस निकालने के लिए तुमने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करी है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो थोड़ा सोच समझ के चलना। करंट अकाउंट बैलेंस एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेड बैलेंस एक नैरो कॉन्सेप्ट है। ये कहना कोई बुरा थोड़ी है, ट्रेड बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, वो करंट अकाउंट के बैलेंस का पार्ट है, छोटा सा। तो मान के चलो यार, अज्यूम कर लो करंट अकाउंट में 300 रुपए का एक्सपोर्ट है और 200 रुपए का एक्सपोर्ट है, ठीक है सर। तो 100 रुपए आ गए, हाँ जी सर 100 रुपए आ गए, प्लस में माइनस में, प्लस में आए। तो प्लस में जब आते हैं तो क्या कहते हो, सरप्लस कहते हैं जी। हाँ, तो मेरा बीओटी का अमाउंट सरप्लस में आ रहा है, ठीक है सर। क्या ये पॉसिबल है कि कंट्री का ट्रेड बैलेंस सरप्लस में हो और करंट अकाउंट में लॉस हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ध्यान से समझो बात को, क्या कहा मैंने। ट्रेड बैलेंस तो प्लस में चल रहा है आपका, पॉजिटिव है। क्या ये पॉसिबल है कि करंट अकाउंट लॉस में चला जाए? तो जरा सोच कर, सर पॉसिबल तो है। भाई कैसे पॉसिबल है? भाई करंट अकाउंट में सबसे पहले तो ट्रेड बैलेंस लिया जाएगा। हाँ जी, ट्रेड बैलेंस कितना निकाला आपने? प्लस का 100 निकाला। और भी तो चीजें हैं। हाँ, और चीज क्या है? नेट इनविजिबल आइटम्स। भाई मान के चलिए कि एक्सपोर्ट इस बार आपने इसका कम किया सर्विसेज का, और इंपोर्ट ज्यादा किया। हाँ, मान के चलिए। तो मान लीजिए आपका ये नेगेटिव में आ रहा है 100, ठीक है सर। और क्या है? और तीसरी ट्रांजैक्शन कौन सी है? नेट करंट ट्रांसफर। नेट करंट ट्रांसफर, ये भी मान लो यार इस बार कंट्री का ये भी लॉस में आ रहा है, -50। तो भाई कंट्री का अकाउंट का बैलेंस कितना निकला करंट अकाउंट का? सर ये तो माइनस में चला गया। तो बेटा करंट अकाउंट किस में आ गया? सही, तो डेफिसिट में आ गया। तो ये चीज याद रखो कि ट्रेड बैलेंस अगर सरप्लस में है तो करंट अकाउंट लॉस में जा सकता है। और अगर इसी कान को घुमा के पकड़ो, मतलब अगर किसी कंट्री का ट्रेड बैलेंस लॉस दिखा रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है, इट डज नॉट मीन दैट कि उसका करंट अकाउंट भी लॉस में आएगा जी। ट्रेड बैलेंस डेफिसिट डज नॉट मीन दैट करंट अकाउंट इन डेफिसिट। हाँ, ये चीज याद रखो जो मैंने आपको समझाई, क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चन है अभी तक, और पेपर में भी आ चुका है। 2021 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था ये ट्रेड बैलेंस वाला क्वेश्चन। तो ट्रेड बैलेंस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका? करंट अकाउंट का। छोटा सा कॉन्सेप्ट है किसका? बीओपी का। ट्रेड बैलेंस की बेसिस पर आप अपने करंट अकाउंट का बैलेंस जज नहीं कर सकते। तो अगर आपके ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट है, तो बिल्कुल मत समझना कि करंट अकाउंट भी लॉस में होगा, क्योंकि ट्रेड बैलेंस को छोड़कर उसमें ये दो ट्रांजैक्शन और आती हैं। हो सकता है आपका ये माइनस आगे जाके प्लस बन जाए। और ऐसे ये वाली बात भी याद रखना कि अगर बीओटी, ये ट्रेड बैलेंस सरप्लस में चल रहा है, तो जरूरी नहीं है करंट अकाउंट, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि करंट अकाउंट भी सरप्लस में जाए। हो सकता है करंट अकाउंट माइनस में चला जाए। कैसे? नीचे की दोनों ट्रांजैक्शन माइनस में चले जाए। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। तो बीओपी का चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। किसी बच्चे का कुछ मिस हुआ हो तो वो बाकी की प्रीवियस वीडियो चेक कर ले यूट्यूब पर, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके पॉसिबली आप बच्चों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।